ट्रंप का टैरिफ टेरर, 1 अगस्त से टैरिफ 25% पेनाल्टी, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती। वहां तेल कंपनी तेल का जो है निकालेगी, और ट्रंप का ये भी दावा है कि समय आएगा कि पाकिस्तान से भारत तेल ले। संसद में लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा में। ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये कहते रहे दर्जनों बार कि हमारी वजह से जो है ये सीज फायर हुआ। विपक्ष लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं निकल रहा है। ये एक तरह का जो प्रेशर भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। रूस को लेकर भी ट्रंप ने कहा कि रूस से व्यापार, अब भारत हमारा दोस्त है, लेकिन तब भी जैसे को तैसा जवाब दिया जाए। क्या है पूरा मायने जियोपॉलिटिक्स, क्या होगा चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, ये है केंद्र बिंदु। क्या होगी जियोपॉलिटिक्स? रुपया लगातार विकास कर रहा है डॉलर के मुकाबले, महंगा होता जा रहा है डॉलर। तो क्या है इसके मायने? वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी के साथ इस एपिसोड में स्वागत है सर। नमस्कार संजीव जी, जी बताएं, आप तो एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तेल है और कौन सी कंपनी जो है तेल वहां निकालेगी? क्या कोलैबोरेशन चल रहा है? और क्या ऐसे ऐसा समय आएगा भारत पाकिस्तान से तेल लेगा, तब झगड़ा किससे करे? भारत झगड़ा किससे करे? जी देखिए, पाकिस्तान को लेकर जब बात आती है तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है। तेल तो बहुत ही सेकेंडरी मामला है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यूएस के लिए भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चाइना के लिए भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर तेल मिला है, पाकिस्तान के अंदर कितना एनर्जी रिसोर्स है, तेल, कोयला, गैस। इस पे अलग अलग टाइम पे पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान में दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट अलग अलग दावा करते रहते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान 1947 में जब बना और पाकिस्तान 1947 बनने के बाद भी पाकिस्तान की एक बड़ी दिलचस्प फॉरेन पॉलिसी में एक दिलचस्प नज़ारा ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान एक साथ दो कॉमन जो एनिमी है उनको प्रॉपर डील करता है और दोनों से उसकी फ्रेंडशिप रहती है। पाकिस्तान का जो फ्रेंडशिप है, चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स है पाकिस्तान का, और अमेरिका भी उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। अमेरिका से पाकिस्तान के कभी भी रिलेशन हमने खराब होते नहीं देखे। बीच बीच में जो भी एक सुगबुगाहट, बेचैनी अखबारों में खबर रहती है, बहुत टेम्पररी एक फेज आता है, और वो फेज आने के बाद देखते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका से रिलेशन दोनों चीन और जो है पाकिस्तान दोनों से रिलेशन अच्छे हैं। पाकिस्तान जो है चीन और अमेरिका दोनों से पैरेलल 1970 के दशक से रिलेशंस को मेंटेन किए हुए। हमारी स्थिति ये है कि हम लोग 1970 से चाइना और अमेरिका दोनों को डील नहीं कर पा रहे हैं। चाइना से तो रिलेशन 1960 के दशक में ही खराब हो गए थे, और उसके बाद अमेरिका के साथ भी हम प्रॉपर उस ढंग से उनको हम लोग डील नहीं कर पाए थे। तो भारत पाकिस्तान के विदेश नीति में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये नजर आता है कि दोनों जो एक बड़े पावर है चाइना और अमेरिका, दोनों पाकिस्तान उनको डील करता है, उनको टाइम टू टाइम उनको ब्लैकमेल करता है, टाइम टू टाइम उनसे रिसोर्स भी हासिल करता है। और पाकिस्तान को लेकर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो एक एडहॉक पे होता है कि कभी हम पाकिस्तान के खिलाफ एक दो साल अमेरिका को खिलाफ करके खुश हो जाते हैं, कभी रशिया की मदद लेके खुश हो जाते हैं। एक अस्थायी फॉरेन पॉलिसी हमारी पाकिस्तान को लेकर नहीं है कि आखिर पाकिस्तान को डील कैसे किया जाए। अब लेटेस्ट मामला जब तब आया कि माय डियर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिनको लेकर अमेरिका में भी हाउडी मोदी हुआ था, गुजरात में नमस्ते ट्रंप हुआ था, और ट्रंप जिस ढंग से अपने सेकेंड टेन्योर में व्यवहार कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट से इकोनॉमिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान ने क्या कहा जाता है, भारत को एक तरह से आप देखिए कि पूरे वार लाइक सिचुएशन जो हुआ और 3 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आप देखिए कि एक तरफ हसीम मुनीर ने चाइना को भी डील किया, चाइना के सारे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था, एयरफोर्स का उनके जो विमान थे चाइना के, जो लड़ाकू फाइटर जेट्स थे, और उनके जितने भी
जो सिग्नल्स के रिलेटेड या डिफेंस सिस्टम, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था उसको पाकिस्तान यूज कर रहा था। और ट्रंप ने जब चाइनीज सामानों का इस्तेमाल एक तरफ वो कर रहा था पाकिस्तान, और दूसरी तरफ ट्रंप मध्यस्थता के लिए आ रहे थे। ये देखिए कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी सफलता थी। और हमारे यहाँ जब मध्यस्थता होनी थी और सीज फायर की घोषणा होनी थी, उससे पहले ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी। और देखिए कि उसके बाद ट्रंप साहब के लिए पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि असीम मुनीर साहब को उन्होंने दावत दे दी, असीम मुनीर साहब को उन्होंने वहां पे लंच करवाया, और ट्रंप ने के बिजनेस इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में नजर आने लगे, खास करके तेल नहीं, क्रिप्टो का जो कारोबार जो ट्रंप के फैमिली डील करती है उसको लेकर पाकिस्तान लिबरल हो गया है। और पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाया है, और वहां पे ट्रंप के सहयोग से वो क्रिप्टो के कारोबार को पाकिस्तानी जो है बढ़ाना चाह रहा है, पाकिस्तान की सरकार बढ़ाना चाह रही है। तो सवाल यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे आप पे 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, लगातार ट्रेड की धमकी दे रहे थे। तो ये भारत की विदेश नीति पूरी तरह से आप मान के चलिए कि जो 10 साल का जो एक गुब्बारा था उसको ट्रंप ने फाड़ा है। चाइनीज कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाइनीज विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं है, जिनपिंग का कभी बयान नहीं आता। बेसिकली चाइनीज जो है वो बॉर्डर एरिया में जिस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम भी नहीं बोल पाते। जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त बयान उस दिन दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन पिछले 5 साल 7 साल में गालवान घाटी में और वहां जो पूरे का पूरा जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री का पिछले 5 सालों में कोई बयान आया था। तो ये मान के चलिए कि हमारी विदेश नीति इस समय बहुत ही लचर स्थिति में है, और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पे। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते। और ये टैरिफ वार जो ट्रंप ने शुरू किया है इसमें उसके 2 एजेंडा है क्लियर कर। एक तो वो अमेरिकन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि जो एनर्जी सेक्टर है वो हमारे लिए खोल दो। एनर्जी सेक्टर मीन्स कि अभी क्या हुआ था कि जब से यूक्रेन वार में रशिया ने से इन्होंने खरीदना तेल शुरू किया तो भारत टोटल अपने एनर्जी एक्सपोर्ट का लगभग 30% से 40% रशिया से ले रहा था, जो अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका भी एनर्जी सेक्टर में ट्रेड करना चाहता है और भारत को गैस और तेल बेचना चाहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी भारत का जो एक डिफेंस जो हार्डवेयर की सप्लाई है उसमें 30 से 40% अभी भी रशियन हिस्सेदारी है। वो फिर चाहते हैं ट्रंप साहब की हमारा जो अमेरिकन हिस्सेदारी उसमें बढ़ाइए। अब यह है कि प्रेशर रशिया का भी है। अगर आपको वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत कुछ करना है तो आपको रशिया के साथ रिलेशंस ठीक करने पड़ेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी जो सत्ता है वो एडहॉक पे करती है, कुछ दिन रशिया को खुश रखते हैं, फिर कुछ दिन अमेरिका में जाके अमेरिका को खुश रखते हैं। तो देखिए अगर दुनिया में आपकी विदेश नीति का डंका बजना है तो एक ही चीज पे डंका बजता है, वो डंका सिर्फ एडोकोजिज्म पे नहीं बजता कि रशिया गए $2 बिलियन के हथियार का सौदेबाजी कर ली, रशियन कंपनियों को खुश कर दिया, पुतिन साहब खुश हो गए। अमेरिका गए 2 से 4 बिलियन डॉलर अमेरिकन हथियार कंपनियों को ऑर्डर कर दिया, अमेरिका खुश हो गया। फ्रांस गए रफाल का ऑर्डर कर दिया, फ्रांस खुश हो गया। ये से विदेश नीति देश की नहीं चलती। विदेश नीति के लिए आप कितने बड़े सेल्फ स्टैंड, मतलब खुद का स्टैंड लिए हुए इकोनॉमिक पावर, जो चाइना आज जो अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गया है, वो चैलेंज इसलिए बन पाया कि चाइना पिछले 30 सालों में बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड में बन गया। और जो ब्रिक्स का जो उसने जमात बनाया और जिस ढंग से ब्रिक्स और एससीओ को लीड कर रहा है, जिस ढंग से वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर को चैलेंज कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर को चैलेंज कर रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैरेलल वो न्यू डेवलपमेंट बैंक लेके आ रहा है, आईएमएफ के पैरेलल भी वो इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहा है। उसकी यूनिवर्सिटियां और एजुकेशन सिस्टम में जैसे यूरोपियंस और अमेरिकन पहले फंड करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बच्चों को एडमिशन देते थे, उनको फेलोशिप देते थे, वही प्रोसीजर चाइना ने शुरू कर दिया। तो चाइना ने अमेरिका के लेवल पे चुनौती देने के लिए और दुनिया के तमाम देशों को पीछे लगाने के लिए अपने आप को इकोनॉमिक पावर बनाया। लेकिन आपका इकोनॉमिक पावर क्या है? आपकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन बढ़ गई, आप उसी में नाच रहे हैं। आपकी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन हुई है, 4 ट्रिलियन का डंका पीटा जा रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है अभी भी जापान की आबादी से अगर कंपेयर करेंगे, कनाडा की आबादी से कंपेयर करेंगे तो आपकी इकोनॉमी क्या है? 140 करोड़ की आबादी में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कहा कनाडा के 4 करोड़ की आबादी में 3 से 4 करोड़ की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जर्मनी और
इंग्लैंड का जो जापान का जो है पॉपुलेशन 5 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ ऐसे पॉपुलेशन में उनकी 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आपका पर कैपिटा जो जीडीपी है आपका कितना है, $4,000 है, $3,000, $2700-2800 है, बांग्लादेश से आके आगे आप $4 ट्रिलियन इकट्ठा गिना के आप पूरी दुनिया को अपना इकोनॉमिक पावर दिखाना चाहते हो, भारत के लोगों को इकोनॉमिक पावर दिखाना चाहते हो, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात आती है तो $2700 है, जो आपसे बांग्लादेश से भी आप पीछे हो जाते हो टाइम टू टाइम। तो मेरा ये मानना है कि आपका इकोनॉमिक जो फंडामेंटल है वो बहुत वीक हो चुका है। आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक हो चुका है। आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल में अडानी और अंबानी है। आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल में पब्लिक सेक्टर को सिर्फ बेचना रह गया है, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं है। अडानी कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना रहा है, अडानी कोई नया क्या कहा जाता है पब्लिक सेक्टर के सारी संपत्तियां खरीद खरीद के अपने आप को पावरफुल बनाया जा रहा है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर को तबाह करके अगर प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट को सारी संपत्तियां हवाला करके अगर आप इसको इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हो तो संभव नहीं है। चाइना ने कभी नहीं किया। चाइना ने पब्लिक सेक्टर को मजबूत रखा और फर्स्ट दुनिया के 100 कंपनियों में उनके कम से कम 10 से 15 पब्लिक सेक्टर है। आपका पब्लिक सेक्टर तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आप इकोनॉमिक पावर नहीं हो, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप एडहॉक पे जाते हो किसी देश में, उनके लीडर से गले मिलते हो, उनको कुछ ना कुछ बिजनेस देते हो, और आप कमजोर देशों में अगर जाते हो अगर उनसे कुछ बिजनेस लेते हो तो उसमें आपका पब्लिक सेक्टर कहीं प्रायोरिटी नहीं होता है। दुनिया के तमाम देश देख रहे होते हैं कि ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो अडानी साहब को बिजनेस दिलवा रहे हैं, अंबानी साहब को बिजनेस दिलवा रहे हैं, और कंट्री उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तभी तो आज आपकी विदेश नीति का झोल तो ये है कि आप बताइए कि भारत का कौन सा पड़ोसी आज की डेट में भारत के साथ है? ना आपके साथ पाकिस्तान से तो आपका तो परंपरागत दुश्मनी है, वो तो मान के चलिए कि उसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार थे। उन्होंने ही दुश्मनी शुरू करवा दी, द्विराष्ट्र सिद्धांत मान के अलग देश बनवा के दुश्मनी करवा दी। लेकिन आपका दुश्मन नेपाल तो नहीं था, आपका दुश्मन बांग्लादेश तो नहीं था, आपका दुश्मन श्रीलंका तो नहीं था, आपका दुश्मन मालदीव जैसे देश तो नहीं थे जो आप पे डिपेंडेंट थे, जो आपके सामने हमेशा खड़ा होते थे हाथ से हाथ मिला के, आपको सहयोग देते थे। आपने उस विदेश नीति को चकनाचूर कर दिया। फिर आप डमाडोल है, एक बार ट्रंप धमकाता है तो आप ब्रिक्स की मीटिंग में घबराने लगते हो, ब्रिक्स को लेकर आप डमाडोल हो जाते हो। एक बार ट्रंप धमकाता है तो आप एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन है उसके लेकर डमाडोल हो जाते हो। फिर कभी ब्रिक्स में चले जाते हो कि हम मान लेंगे जी, फिर कहते हो कि नहीं हम नहीं मानेंगे जी। अब एक बात बताइए कि जो आपकी जो वेस्ट एशिया को लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है, फिलिस्तीन को लेकर है, इजराइल को लेकर है, इसमें भी आपकी स्पष्टता तो है नहीं। फिलिस्तीन को लेकर आप कभी स्पष्ट नहीं रहे, ईरान को लेकर आप कभी स्पष्ट नहीं रहे, और वो स्पष्ट ना होने का कारण है कि आप में स्पाइन नहीं है, आपके पीठ में दम नहीं है। अगर आपके पीठ में दम होता तो आप ईरान से भी तेल खरीद रहे होते, आपके पीठ में दम होता तो आप फिलिस्तीन के लिए भी फाइट करते। आफ्टर ऑल आपके जो 40 से 45 लाख लोग वेस्ट एशिया के इस्लामिक कंट्री में आपके काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस उससे आता है, बहुत बड़ा पैसा आता है। और भारत की जो सबसे बड़ी विफलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बड़ी, नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी विफलता है जिसपे कोई बात नहीं करता, सबसे बड़ी विफलता ये है कि चाइना ने एशिया के अंदर अपने प्रभाव को बहुत तेजी से बढ़ाया ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से। एक तरफ एससीओ खड़ा किया जिसमें सेंट्रल एशिया के देशों को इन्वॉल्व किया, अब उसको विस्तार करते हुए उसमें ईरान को, पाकिस्तान को, सबको इन्वॉल्व चाइना ने कर लिया। ब्रिक्स में भी आप देखिए कि अफ्रीका तक उसको फैला दिया। पहले एशिया में ब्रिक्स को फैलाया और लैटिन अमेरिका में ब्राजील था, एशिया में भारत थे, रशिया था, यूरोप में ऐसे कुछ बड़ी इकोनॉमी थी, बड़े देश थे। लेकिन धीरे धीरे उसको अफ्रीका में जैसे इथोपिया को, मिस्र को, इधर ईरान को, सब कई देशों को धीरे धीरे ब्रिक्स में चाइना ने इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे एससीओ को भी इन्वॉल्व किया। सबको इन्वॉल्व करते करते चाइना ने अपने आप को बताया कि देखो हमारे पास वर्ल्ड को लीड करने की क्षमता है। और एक तरफ अमेरिका 1945 से एक वर्ल्ड पावर बना हुआ था और एक पूरे ब्लॉक को लीड कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाना चाहिए कि आप ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ का आप लीडर कैसे हो जा सकते हो जो दक्षेस को नहीं संभाल पाया, जो सार्क को नहीं संभाल पाया। सार्क का 2014 में लास्ट मीटिंग हुई जब प्रधानमंत्री जी आए थे, और उसके बाद आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। उरी के बाद तो पाकिस्तान में कोई मीटिंग होनी थी, भारत ने बाइकाट किया, उसके बाद सार्क की आज तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई।
बाकी देशों का तो क्या करना था, भारत ने सार्क की लीडरशिप ही खो दिया, और एक दुश्मन मुल्क के कारण आपने 6 देशों को लीडरशिप खो दी पाकिस्तान को लेकर। अरे भाई, सार्क की मीटिंग जिंदा रहता और वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को एक्सपोज करते। ये कौन सी समझदारी हुई कि आपने एक पाकिस्तान को लेकर पूरा का पूरा जो एक इतना बड़ा संगठन था आप उसको गंवा दिया। 20 साल 30 साल की जो मेहनत थी वो खत्म होगी, और सार्क का अल्टरनेटिव चाइना ढूंढ रहा है। सार्क का अल्टरनेटिव बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर शुरुआत कर चुका है, और नया साउथ एशिया का ऑर्गेनाइजेशन बना के चाइना लीड कर देगा। तो प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति का ज्ञान तो यहीं से पता चलता है, जयशंकर की विदेश नीति का ज्ञान यहीं से पता चलता है कि आपकी नीतियों के कारण आज भारत का लीडरशिप सार्क से निकल गया। सार्क की यूनिवर्सिटी बनी, साउथ दिल्ली में बनी हुई है, जेएनयू के आसपास कहीं है, उसकी क्या स्थिति है। तो ये जो है, आप ग्लोबल साउथ की लगातार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ का मैं लीडर बनूंगा, भारत लीडर बनूंगा। अरे साउथ एशिया का लीडरशिप तो आप ले नहीं पाए। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो एक सार्क संगठन था उसको तो आपने डिफंड कर दिया। साउथ एशिया का में आपकी साउथ एशिया को जब आप नहीं संभाल पाए तो आपको ग्लोबल साउथ को कौन लीडर मान लेगा। उनको नहीं पता कि ये बहुत ही स्पाइनलेस और कमजोर आदमी है। एक बार अमेरिका धमकाता है तो अमेरिका की तरफ हो जाता है, एक बार चाइना धमकाता है तो चाइना के सामने तो जबान ही नहीं खुलती। प्रधानमंत्री जी को जब राहुल गांधी ने बोला कि अगर आप में हिम्मत है इंदिरा गांधी के बराबर तो आप ट्रंप का नाम ले दो, कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं करवाई थी, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत तो नहीं हुई ना। ऐसे ही जब चाइना ने गलवान घाटी में अटैक किया था तो यही प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि कोई घुसा ही नहीं है भारत में। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बोल रहे थे हाँ घुसा है। तो प्रधानमंत्री जी जिनपिंग के नाम लेने से भी डरते हैं, ट्रंप के नाम लेने से डरते हैं। कौन सी विदेश नीति है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं ऐसी विदेश नीति। तो मेरा यह मानना है कि हमारी विदेश नीति की बहुत ही हालत खराब हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अलग थलग पड़ चुके हैं, और हमें तो कोई पिद्दी सा देश भी आंख दिखाने को तैयार है, धमका लेता है। 3 दिन में आपने जीते हुए युद्ध को हार में एक तरह से तब्दील कर दिया है। 3 दिन में हमारी वायुसेना तैयार थी, हमारी थल सेना तैयार थी, और सेना को आपने खुली छूट नहीं दी। ये तो अब आर्मी के लोग ही दबी जबान से बोल रहे हैं कि आर्मी का विल था, पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। हमारे राफेल भी इसीलिए नष्ट हुए, वो तो आर्मी के एक ऑफिसर ने बयान दिया है। तो मेरा यह मानना है कि हमारे जो लीडरशिप है, एक बहुत ही वीक लीडरशिप हो गया विदेश नीति के मामले में। इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं उसमें। तो जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो तो थ्योरियों को देख के बोल रहे होंगे। आप बाजार में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स का, भारत के इकोनॉमिक्स का क्या है। संजीव जी, एक सवाल और कि ये जो टैरिफ लागू हुआ है 25%, उसका भारतीय आम जनता के हिसाब से देखें तो उसका क्या असर पड़ेगा भारत पे, भारत के बाजार के लोगों पर? आपका जो एक्सपोर्ट मार्केट है, आपका जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसे 25% टैरिफ लगेगा। 25%। तो उसमें अमेरिका की जो हिस्सेदारी है, देखिए जो आपका जो ट्रेड सरप्लस है वो किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ आपका ट्रेड सरप्लस तो है नहीं। आप चाइना के साथ लाल लाल आंखें दिखाने के बावजूद 100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में है, $100 बिलियन इधर सरप्लस में है, अमेरिका से सरप्लस। इधर आप अमेरिका से सरप्लस में है। अमेरिका के जो टैक्स टैरिफ लगेगा तो आपका सरप्लस डाउन जाएगा, आपका एक्सपोर्ट घटेगा। कुछ दिनों के लिए अमेरिकन को भी प्रॉब्लम आएगी। अमेरिकन को प्रॉब्लम भी आएगी, मतलब भारत सामान महंगा होगा। लेकिन भारत को इकोनॉमी पे ज्यादा इसलिए असर पड़ेगा कि हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट पहले से ही है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही वीक है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे एक्सपोर्ट सेक्टर में दुनिया के तमाम देश हमें चैलेंज करते हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश हमको चैलेंज करता है। बहुत सारी चीजें हमें खुद ही चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे वियतनाम हमारे लिए बहुत बड़ा कंपटीटर है, जापान हमारे लिए बहुत बड़ा कंपटीटर है, आसियान के देश हमारे लिए बहुत कंपटीटर है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में। जो आप सामान बेचना चाहते हैं वो भी बना रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। वैसे में 25% टैरिफ लगने के बाद जब आपका सामान महंगा होगा तो आपके सामान को बाजार में कौन खरीदेगा?
इसका सीधा इम्पैक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ेगा, जो भारत में जो कंपनियां हैं और जो लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है उन पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक आपका है कि, और उससे क्या होगा कि आपका रुपया कमजोर होगा। एक इकोनॉमिक्स में सिंपल थ्योरी है, क्या जैसे जैसे आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रुपया इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर होता जाएगा डॉलर के मुकाबले। अगर आपको रुपया को मजबूत करना है तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल है उसको घटाना पड़ेगा और ट्रेड को सरप्लस में करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे चाइना का सब ट्रेड सरप्लस है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरफ तो कभी सरकार का ध्यान ही नहीं गया कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। नोटबंदी ने सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ना कहां था। फिर इन्होंने उसका रास्ता निकाला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक हो गया तो कोई नहीं, सस्ता माल चाइना से इंपोर्ट करो, यहां असेंबल करके बाहर भेज दो। ट्रंप वो भी बोल रहे हैं कि अगर कोई असेंबलिंग वाला माल होगा उस पर भी मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो उसमें भी जो बेचारे असेंबलिंग कर रहे हैं वो भी मारे जाएंगे। तो ये जैसे 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 उन्होंने कहा है कि रशियन तेल जो अगर कोई खरीदेगा इंडिया के रिफाइनिंग कर किया हुआ तो उसमें अमेरिका उस पर टैरिफ लगाएगा। तो अब जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं उन पे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया से तेल यहाँ खरीदते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो मुकेश अंबानी है। जामनगर रिफाइनरी रसिया से तेल खरीद के अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सीधा इंपैक्ट जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपके रिफाइनिंग सेक्टर सब पे पड़ेगा और उससे आपके जो जीडीपी का जो एक ओवरऑल जो एस्टिमेटेड है उसमें डाउनफॉल आएगा। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी तो पहले ही 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पे गुजारा कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर ये स्थिति आ गई, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक चीज सच्चाई को जाननी होगी कि पाकिस्तान को अमेरिकन नहीं छोड़ सकते। पता नहीं इंडियंस जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन जो लीडरशिप है, किस मुगालते में रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बनाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान वार अगेंस्ट टेरर पे अमेरिका के साथ लड़ रहा था अफगान बॉर्डर पे 2001 के बाद, जब अलकायदा का अटैक अमेरिका पे हुआ था, तो जब अफगान वार जब अमेरिका ने छेड़ा अलकायदा और तालिबान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के मुशर्रफ साहब अमेरिका के साथ थे और उस इलाके में जितने भी आतंकी अफगानिस्तान से भाग के आए थे वो नीचे पाकिस्तान के अंदर ही सेफ हेवंस में बैठे हुए थे। अमेरिकी ड्रोन्स के भी हमले हो रहे थे, लेकिन आईएसआई उनको सेफ हेवन में बैठाए हुए था। अमेरिकन को पता था कि जो पाकिस्तानी हैं इनको बचा भी रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो निचले अफसर्स हैं इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, फिर भी अमेरिकन ने उनसे पंगा नहीं लिया। और खुद ट्रंप ने बोला था कि हमने तो 30 से 40 अरब डॉलर इनको फ्री का दे के वार अगेंस्ट टेरर के नाम पे पाकिस्तान का, अमेरिका का बेड़ा गर्क किया। लेकिन क्या मजबूरी थी कि अमेरिकन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ सकते, सब कुछ जानते हुए कि जी यहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अमेरिकन को ये पता है कि यहाँ से इंडिया में भी अटैक होता है, यहाँ से पाकिस्तान में भी अटैक होता है और यहीं से अफगानिस्तान में भी अटैक होता है। अमेरिकन को ये भी पता था कि जब अलकायदा के जितने ऑपरेटिव्स थे, जब 2001 में अटैक हुआ था, वो सब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे। उसके बावजूद अमेरिकन पाकिस्तानी लीडरशिप को नहीं छोड़े, कंटिन्यू करते रहे। 2016, 17, 18 में आके थोड़ा सा उन अमेरिकन ने क्या किया कि पाकिस्तानी एक्शन टास्क फोर्स पे प्रेशर डाल के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। 2 साल 3 साल पाकिस्तान के लिए टफ रहा, लेकिन उस समय पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आ गया? चाइना आ गया। देखिए, अगर अमेरिका ने थोड़ा सा टफ किया पाकिस्तान के ऊपर अपने पोजीशन को, तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ गया। जब भी पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया, चाइना कर्ज देकर चाहे जैसे देकर मदद करने को आ गया। सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब के पाकिस्तान से पुराने एक अलायंस है। सऊदी अरब राज परिवार को पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस सुरक्षा देती रही है लंबे समय से, 1960 के दशक से, तो उनका एक बॉन्डिंग है सऊदी अरब से। सऊदी अरब वाले इंडिया से भी बिजनेस करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को भी नहीं छोड़ सकते। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है, पाकिस्तान से बैठकर अमेरिकन जो है वो सोवियत रूस पे नजर रखते हैं, सोवियत रूस तो है नहीं, सेंट्रल एशिया पे नजर रखते हैं। पाकिस्तान बहरीन की तरह ही अमेरिकन का एक बहुत बड़ा बेस है। और चाइना जो है पाकिस्तान में बैठ के वेस्ट एशिया तक अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साध रहा है। हम अपनी पोजिशनिंग ऐसा कर नहीं पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी बस विश्व गुरु हैं, भारत बहुत बड़ा ये हो जाएगा, भारत ये कर लेगा, यही करते रहे। तो मेरा ये मानना है कि
झूठ पे जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उससे यूएस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कोई चाइना को नुकसान नहीं हो रहा है। आप अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हो। आप मुल्क को इतना ना कमजोर करो कि छोटा सा पिद्दी सा देश भी आपको गाली देके निकल जाए। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी लचकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, और बहुत शानदार तरीके से भारत के विदेश नीति को समझाया। नेहरू पे चर्चा होती, कभी नेहरू और उनकी विदेश नीति को पढ़ा जाए, कभी इंदिरा और विदेश नीति को पढ़े, राजीव गांधी की विदेश नीति। अभी तो कोई भारत का कोई मित्र नजर नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया। क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, सोचिए, गूगल कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, किताब पढ़िए, बात समझ में आएगी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ। थैंक यू। आप ये तब हो रहा है कि जब आपका दावा है कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को हमने जो 30-30 साल तक विदेश नीति डील किया है उसको हमने विदेश मंत्री बना दिया। जिसने 30 साल तक इंडियन फॉरेन सर्विस को डील किया उसको आपने एनर्जी मिनिस्टर बनाया। एनर्जी सेक्टर में दुनिया के तमाम देशों से डील करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर जी कई देशों के राजदूत रहे, उनको बना दिया। तो आपने जब इतने नए नए प्रयोग किए, पहले कौन नेता बनते थे, विदेश मंत्री कौन बनते थे? आपको याद होगा, बलिराम भगत साहब बनते थे, प्रणब मुखर्जी बनते थे, ऐसे ऐसे विदेश मंत्री बनते थे गांव से जमीन की राजनीति करके। उस समय भारत की विदेश नीति कहीं मार नहीं खाई। कश्मीर के मुद्दे पे ईरान जैसा देश आपके साथ टीवी पे खड़ा हो जाता था। जनरली ब्यूरोक्रेट्स कैन नॉट बी अ गुड पॉलिटिशियन। हाँ, तो नहीं, मेरा ये कहना है कि आप जब इतना बड़े बड़े प्रयोग करके तमाम दावे कर रहे हो, उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट आ रहा है। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए अम्बेडकर नाउ। थैंक यू सर।